मैंने एक रास्ते वाले वेंडर से एक अजीब सा ग्लास बॉक्स खरीदा और उसके अंदर मुझे एक पूरी मिनिएचर कल्टीवेशन वर्ल्ड मिली। एक लॉबस्टर क्लॉ जो मैंने अंदर फेंका वो एक भयानक डिमन बीस्ट बन गया। एक खिलौना तलवार एक डिवाइन वेपन बन गई जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक एम्परर को सील किया था। उनकी नज़रों में मैं एक सर्वशक्तिशाली भगवान हूँ जो सदियों से राज कर रहा है, पर सच तो ये है कि मैं बस एक कैंसर पेशेंट हूँ जिसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम वक्त बचा है। यहाँ बैठा हूँ अपने लॉबस्टर डिलीवरी के साथ जो मैंने अभी ऑर्डर किया था। मैंने ग्लास बॉक्स का स्विच ऑन किया और अंदर झांकने लगा। एक बड़ा सा रेगिस्तान दिख रहा था। कोई नन्ही सी चीज वहां तेजी से भाग रही थी। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया तो देखा कि वो एक छोटी लड़की है। वो पूरी तरह जख्मी थी। 2 बड़े काले भेड़िए उसके पीछे पड़े थे। बेबस होकर उसने अपनी उंगली पीछे की तरफ घुमाई। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड रोशनी की तरह निकल कर गई, पर भेड़ियों ने बिना रुके उसे डॉस कर दिया। वो उस पर टूट पड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो उसे चीरने फाड़ने लगे। ये प्रोजेक्शन कुछ ज्यादा ही रियल लग रही थी। मैं बस खड़े होकर देख नहीं सकता था। उस बुढ़े ने कहा था कि बॉक्स इंटरैक्टिव हो सकता है, तो मैंने 2 टूथपिक्स उठाए और ऊपर से अंदर गिरा दिए। वो बड़े भालों की तरह गिरे और एक पल में दोनों भेड़ियों के आर पार हो गए। फ्रॉस्ट हैरानी में बस देखती रह गई। वो चारों तरफ घूमकर ढूंढने लगी, पर वहां कुछ नहीं था, बस खाली रेगिस्तान। सोचने का वक्त नहीं था। उसने एक एलिक्सिर निगला और हील करने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ी जान आई। वो उन 2 विशाल लकड़ी के खंभों यानी टूथपिक्स के पास गई और उनके नीचे मरे हुए वोल्फ डिमंस को देखने लगी। उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। जिसने भी ये किया है वो जरूर कोई बहुत बड़ा मास्टर होगा। उसने अपने हाथ जोड़े और झुककर प्रणाम किया। मैं फ्रॉस्ट हूँ, एज अ थंडर की डिसाइपल। सीनियर, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। पर काफी देर तक खामोशी रही। कोई जवाब नहीं आया। इस बीच वो सीनियर जिसे फ्रॉस्ट बुला रही थी अपने दरवाजे पर लॉबस्टर डिलीवरी ले रहा था। मैं बॉक्स को वापस अपने कमरे में लाया। बस खाने ही वाला था कि मैंने देखा वो छोटी लड़की बॉक्स के अंदर टूथपिक्स के सामने घुटने टेके बैठी है और उसके होंठ हिल रहे हैं। मैं थोड़ा पास गया, तब मुझे उसके शब्द समझ आए। सीनियर, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। प्लीज अपने ये पवित्र हथियार वापस ले लीजिए, इससे पहले कि कोई और इन्हें ले जाए। सेक्रेड वेपन्स? ये तो बस टूथपिक्स हैं। इस चीज का इंटरेक्शन बिल्कुल पागलपन है। ये खुद की कहानी तक बना लेता है। मैंने उसे इग्नोर किया और खाना शुरू किया। देखता रहा कि कैसे वो छोटी लड़की परेशानी में उन टूथपिक्स के चक्कर काट रही है, जब तक कि वो अचानक बेहोश होकर गिर नहीं गई। उसने आधे महीने से कुछ नहीं खाया था। अभी वो ची रिफाइनमेंट के सिर्फ 13th लेवल पर थी, इसलिए वो सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी पर जिंदा नहीं रह सकती थी। उसका ध्यान भेड़िए की लाश पर गया। जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फ्रॉस्ट ने भेड़िए के मांस का एक टुकड़ा काटा और मुंह में डाला। उस कच्चे मांस की बदबू से उसे उल्टी आने वाली थी, पर जिंदा रहने के लिए उसे जबरदस्ती निगलना पड़ा। मेरा ध्यान पूरी तरह स्क्रीन पर था। मैंने धीरे से अपना एक लॉबस्टर क्लॉ उसके बगल में रख दिया। एक बहुत बड़ी और बिल्कुल लाल चीज उसके ठीक सामने गिरी। जमीन हिल गई। वो उसे ऊपर देखने लगी। क्या ये इतना बड़ा क्लॉ किस जानवर का है? ये विशाल है। तब एक आवाज उस तक पहुंची, बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से। खाओ। फ्रॉस्ट फौरन अलर्ट हो गई और आसपास देखने लगी। अभी भी कुछ दिख नहीं रहा था, पर वो समझ गई सीनियर ने फिर से मदद की है। धन्यवाद सीनियर। सिर्फ उसकी खुशबू से ही फ्रॉस्ट के अंदर एक एनर्जी की लहर दौड़ गई। उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेस्ट की और उसे क्लॉ में घुसाने की कोशिश की। एक जोर की चरचराहट हुई और उसकी तलवार बीच से 2 टुकड़े हो गई। क्लॉ पर एक खरोंच तक नहीं आई। फ्रॉस्ट उस टूटी हुई तलवार को देखने लगी। उसकी आंखें भर आईं। उनका सेक्ट कभी अमीर नहीं था। सराह ने सालों तक पैसे जोड़कर ये तलवार उसके लिए बनवाई थी। इधर मैं ये सब बड़े मजे से देख रहा था। 800 युआन सही जगह खर्च हुए। उसका छोटा सा चेहरा तो देखो, वो रोने ही वाली है। डिटेल एकदम अनबिलीवेबल है। मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लॉ को तोड़ देता हूँ ताकि देखूं वो आगे क्या करती है। पीछे हटो। फ्रॉस्ट ने आवाज सुनी और कंफ्यूज होकर ऊपर देखा। एक विशाल सुनहरा हाथ आसमान से नीचे आया और बड़ी आसानी से उस बड़े क्लॉ को एक झटके में तोड़ दिया। शेल फट गया। वो सुनहरा हाथ वापस आसमान में गायब हो गया। खाओ। फ्रॉस्ट का दिमाग चकरा रहा था। उसे पता था सीनियर पावरफुल है, पर यह इतना ज्यादा होगा उसने सोचा नहीं था। वो सफेद मांस उसके सामने चमक रहा था। अब वो खुद को रोक नहीं पाई। वो बिना किसी शर्म के उसे खाने लगी। उसे ऐसे खाते देख मुझे भी भूख लग गई, पर तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। मेरे बॉक्स में लॉबस्टर कम था। एक प्रोजेक्शन असली खाने को कैसे गायब कर सकता है? मैंने वापस टूथपिक्स की तरफ देखा। उन पर भेड़िए का खून लगा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कैंसर मेरे दिमाग तक फैल गया है? क्या मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं? मैंने अपने बालों में हाथ फेरा। मुझे इसे टेस्ट करना होगा। मैं बॉक्स में दिख रही चीजों को ऑब्जर्व करने लगा। व्यू हमेशा उस लड़की पर सेंटर्ड रहता था। मैं एक लिमिट से आगे कुछ नहीं देख सकता था। क्या ये बॉक्स सिर्फ वही दिखा सकता है जो उसके 300 मीटर के दायरे में है? मैं अभी सोच ही रहा था कि जमीन हिलने लगी। जमीन के नीचे से कोई चीज सीधा उसकी तरफ आ रही थी। बच के! मैं चिल्लाया। फ्रॉस्ट, जो अभी आधा खाना ही खा पाई थी, उसने वार्निंग सुन ली। उसने इंस्टिंक्ट पर अपनी टूटी हुई तलवार उठाई और आसपास देखने लगी। उड़ती हुई रेत के बीच से कोई बहुत बड़ी चीज उसकी तरफ लपक रही थी। एक वेस्टलैंड सैंडवॉर्म।
ये चीजें तो डॉर्मेंट होनी चाहिए थी, ये अभी क्यों जाग गई? वेट। फ्रॉस्ट ने पीछे उस बड़े लाल क्लॉ की तरफ देखा। इस वजह से, पर उसके पास सोचने का एक सेकंड भी नहीं था। वो सैंडवॉर्म जो लगभग 20 मीटर लंबा था उसके सर पर खड़ा था, उसका जबड़ा पूरा खुला था। फ्रॉस्ट ने अपनी टूटी तलवार कस के पकड़ी, वो सीधा उस पर कूदी। वॉर्म ने उसे सीरियस नहीं लिया, वही उसकी गलती थी। टूटी हुई तलवार सीधा उसके सर में जा घुसी। वॉर्म दर्द से चिल्लाया और बुरी तरह तड़पने लगा। ये देखकर मुझे टेंशन होने लगी। तभी मुझे अपनी डेस्क पर लाइटर दिखा। मैंने उसे उठाया और उसका पीजो इलेक्ट्रिक इग्नाइटर निकाल लिया। हटो। फ्रॉस्ट ने फिर से सीनियर की आवाज सुनी। वो खुद को वहां से दूर फेंकने देती है और फिर दुनिया ही बदल जाती है। एक साफ आसमान अचानक तेज हवाओं के साथ फटने लगता है। काले बादल पूरे होराइजन को निगल लेते हैं। सिर्फ एक सांस की देरी में सूरज गायब हो जाता है। वो सैंडवॉर्म वहीं जम जाता है और ऊपर देखता है। वो कांपने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर ऊपर जो ताकत इकट्ठी हो रही है वो उसे कोई मौका नहीं देती। बिजली का एक भयानक नीला बैंगनी झटका आसमान को चीरते हुए बिना किसी रहम के नीचे गिरता है। फिर बादल हट जाते हैं, धूप वापस आ जाती है। जमीन पर वो जला हुआ क्रेटर ही अकेला सबूत है कि अभी वहां क्या हुआ था। मैं उस छोटे से वॉर्म को घूरता हूँ जिसे मैंने अभी फ्राई किया था। मैंने एक ठंडी सांस भरी। चलो अच्छा है, मैं उसे बचाने में कामयाब रहा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, पर अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह दीजिएगा। कुछ भी? कुछ भी? क्या तुम्हारे पास कोई और फ्लाइंग स्वॉर्ड है? फ्लाइंग स्वॉर्ड? मेरी तलवार तो चली गई, पर मेरे पास एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड है जो मेरे मास्टर ने मेरे लिए बनाई थी। वो अपने पाउच में ढूंढती है और एक लकड़ी की फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे सौंपे, तो वो उसे धीरे से जमीन में गाड़ देती है। सीनियर, ये प्रैक्टिस स्वॉर्ड मेरे मास्टर ने बनाई थी। इस पर स्वॉर्ड राइडिंग फॉर्मेशन खुदा हुआ है और हर जगह स्पिरिट स्टोन्स लगे हैं। बिना कल्टीवेशन वाला बंदा भी इसे यूज कर सकता है। इसे स्वॉर्ड राइडिंग सीखने के लिए बनाया गया था, फ्रॉस्ट ने बड़ी ईमानदारी से समझाया। तलवार एक बाल से भी पतली है, कोई चांस ही नहीं कि मैं इसे उंगलियों से पकड़ सकूं। मैंने बहुत ध्यान से एक पेयर ट्वीजर्स बॉक्स के अंदर डाली और तभी ऊपर आसमान से 2 विशाल लोहे की रॉड्स प्रकट हुई और धीरे से जमीन में गड़ी उस लकड़ी की तलवार को पकड़कर ऊपर उठा ले गई। फ्रॉस्ट हैरानी से देखती रह गई। सीनियर, लगता है सच में सामने नहीं आना चाहते। क्या कोई वजह हो सकती है? मैंने धीरे से वो नन्ही लकड़ी की तलवार अपनी हथेली पर रखी और उसे चेक किया। बॉक्स के अंदर की दुनिया, ये असली है, सब कुछ सच है। सीनियर, क्या मैं ये विशाल क्लॉ अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरे साथी डिसाइपल्स को हाफ डिमंस ने पिछले 1 साल से घेरा हुआ है। वो अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। मुझे सब कुछ बताओ। और फिर फ्रॉस्ट ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उसके मास्टर ने यहाँ बैरन वेस्ट्स में एजर थंडर सेक्ट बनाया था। सालों तक हाफ डिमन क्लैंस दूर रही थी। फिर 1 साल पहले उन्होंने एक भयानक हमला किया। एजर थंडर सेक्ट लगभग खत्म ही होने वाला था। खुशकिस्मती से बैरन वेस्ट के बाकी सेक्ट्स भी जंग में शामिल हो गए और सब ने मिलकर उन्हें रोक लिया। पर हाफ डिमंस ने अपनी टैक्टिक बदल ली। उन्होंने पूरे सेक्ट की घेराबंदी कर ली, सारी सप्लाई लाइंस काट दी ताकि वो सब भूख से मर जाएं। फ्रॉस्ट को मदद ढूंढने भेजा गया था। अगर वो रीइंफोर्समेंट्स न भी ला पाए तो उसे जो भी सप्लाईज मिले वो लेकर वापस आना था। ये सब सुनने के बाद मैं समझ गया, इसे ले जाओ, अगर कम पड़े तो मेरे पास और भी है। ये काफी है, बहुत ज्यादा है। ये मास स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा है। ये किसी भी एलिक्सिर की तरह बॉडी को मजबूत कर सकता है। इससे हम हाफ डिमंस को पीछे धकेल सकते हैं। फ्रॉस्ट एक स्टोरेज पाउच निकालती है जिस पर रून्स बने हैं। वो उस बड़े क्लॉ की तरफ इशारा करती है और वो क्लॉ उसके अंदर गायब हो जाता है। क्या ये भर गया? ओह, ये तो अभी ही भर गया। मैं उस चीज के साथ थोड़ी देर और मजे करने वाला था। मेरी उम्मीद से छोटा निकला। सीनियर, मैं अपने सेक्ट वापस जा रही हूँ। क्या आप आना चाहेंगे? मुझे कुछ काम निपटाने हैं। शायद फिर कभी। समझ गई। जब भी आप फ्री होंगे, एजर थंडर सेक्ट हमेशा आपका स्वागत करेगा। और उसके साथ ही फ्रॉस्ट तेजी से बैरन वेस्ट की गहराइयों में चली गई। मैं बॉक्स के बाहर से देखता रहा जैसे वो आगे बढ़ रही थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंदर का व्यू उसके साथ साथ शिफ्ट होने लगा। वो हमेशा उस पर ही सेंटर रहता है। कहीं और क्लियर स्प्रिंग माउंटेन के नीचे काली परछाइयों की लहरों ने एजर थंडर सेक्ट को घेरा हुआ है। पहाड़ के चारों तरफ रोशनी की रिबन्स घूम रही हैं जिनसे बिजलियां निकल रही हैं। वो सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है, द 5 थंडर एनिहिलेशन एरे। डिमन फोर्सेस उसे कभी तोड़ नहीं पाई, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना, एक धीमी घेराबंदी, ताकि सेक्ट अंदर ही अंदर खत्म हो जाए। डिमन कैंप के बीच में एक भेड़िए के सर वाला हाफ डिमन बेचैनी में टहल रहा है। ये ब्लेज है, हाफ डिमंस का लीडर। मैंने शुरू से कहा था, बैरन वेस्ट में पहले ही हमारे लिए रिसोर्सेज कम हैं। अब हम इंसानों से भी लड़ रहे हैं। सब कंगाल हो गए हैं। अगर हम उनका सब कुछ ले भी लेते हैं तो क्या हम सच में अमीर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये जितना लंबा खिंचेगा, किसे पता इंसान पहले टूटेंगे या नहीं। पर मैं गारंटी देता हूं कि हम हाफ डिमन दोनों तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तभी कैंप के बीच में एक बुजुर्ग शख्स प्रकट होता है। ब्लेज, तुमने हमला क्यों नहीं किया? मेरे लॉर्ड, वो प्रोटेक्टिव एरे बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम इसे तोड़ नहीं सकते। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं।
मुझे लगता है तुम बस करना नहीं चाहते। एक दबा देने वाला प्रेशर उससे निकलता है जिससे आसपास के हर हाफ डिमन की सांस अटक जाती है। नेसेंट सोल। एक नेसेंट सोल मास्टर यहाँ बाहर। माय लॉर्ड प्लीज शांत हो जाइए। शायद आपको पता नहीं है, बाकी सेक्ट्स को डर है कि एजर थंडर सेक्ट के बाद उनकी बारी होगी। वो सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और मिलकर हमसे लड़ रहे हैं। अकेले छोटे सेक्ट्स की कोई औकात नहीं है, पर एक होकर उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता। वो बुढ़ा हंसने लगता है। एक फट्टू भीड़, कोई बात नहीं। ग्रैंड एल्डर का मामला लगभग सुलझ गया है। अब वक्त है इन फसादियों से निपटने का। ब्लेज अपने मन में सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये झेलना पड़ रहा है। तुम इंसान और तुम्हारा कभी न खत्म होने वाला ड्रामा। हम हाफ डिमन हमेशा बीच में क्यों घिस जाते हैं। फिर भी तुम्हारा एक मकसद तो है। तुमने सबको यहाँ रोक कर रखा है और कोई भी बचकर नहीं निकल पाया। ब्लेज हिचकिचाता है। एक लड़की निकल गई थी, पर माय लॉर्ड चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही लोगों को उसे ढूंढ कर मारने के लिए भेज दिया है। वो बुढ़ा सख्त हो जाता है। वो एक स्क्रॉल निकालता है और उसे खोलता है। उस पर बना चेहरा बिल्कुल फ्रॉस्ट का है। क्या ये वही है? हाँ वही है। तभी एक छोटा वोल्फ डिमन दौड़ता हुआ अंदर आता है। माय लॉर्ड, जिन्हें उस ह्यूमन लड़की को मारने भेजा था वो मर चुके हैं। क्या वो भाग गई? नहीं माय लॉर्ड, वो असलियत में वापस आ गई है। मैं खुद जाकर उसे मारूंगा। नहीं, उसे वापस आने दो। हम उसे और उसके सेक्ट मास्टर को साथ में कब्र तक भेज देंगे। पर माय लॉर्ड, आपका एजर थंडर सेक्ट तो सब कुछ दांव पर लगा चुका था, सिर्फ हमारी घेराबंदी तोड़ने के लिए, ताकि उस लड़की को मदद के लिए बाहर भेज सकें। क्या होगा अगर वो सच में कुछ खतरनाक लेकर वापस आ गई? वो बुढ़ा स्मिर्क है। इस दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो सेलेस्टियल दाव सेक्ट के सामने खड़ी हो सके? हम सेंट्रल लैंड्स का नंबर 1 सेक्ट है, राइटियस अलायंस के सरदार। ब्लेज पहले से जानता था कि ये बुढ़ा खतरनाक है, पर उसे आइडिया नहीं था कि कितना ज्यादा। एजर थंडर सेक्ट जैसे छोटे से सेक्ट ने सेलेस्टियल दाव सेक्ट से पंगा कैसे ले लिया? और वो लड़की, उसने तो अभी फाउंडेशन बिल्डिंग तक रीच नहीं किया है। एक नेसेंट सोल मास्टर पर्सनली उसका शिकार क्यों कर रहा है? ब्लेज का हर इंस्टिंक्ट कहता है कुछ बातें न जानो तो ही बेहतर है। वापस मेरी डेस्क पर वो नन्ही लकड़ी की तलवार थरथराने लगती है। फिर वो बढ़ने लगती है। वो तब तक फैलती है जब तक वो एक फुल साइज वुडन स्वॉर्ड नहीं बन जाती, लगभग 1 मीटर लंबी, जिस पर बारीकी से रून्स खुदे हुए हैं। मैं उसे उठाता हूँ एकदम हैरान। ये हैरत अंगेज तौर पर हल्की है, यहाँ तक कि गर्म भी। पर मैं इसे यूज कैसे करूँ? मैं अपने दिमाग में इसे पिक्चर करने की कोशिश करता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि तलवार हवा में उठ रही है। वो थोड़ी हिलती है, फिर धीरे से मेरी हथेली से उठती है और वहां मंडराने लगती है। कमरे में बिल्कुल वैसे ही मूव कर रही है जैसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। मैं उसे वापस लाता हूँ। दिल जोर से धड़क रहा है। बॉक्स के अंदर से निकाली हुई चीज असली में यहाँ काम करती है। शायद अब मुझे मरना नहीं पड़ेगा। अगर मैं मिस्टिक रेल्म से एलिक्सर्स निकाल सकूं तो वो शायद मुझे ठीक कर दें। मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता हूँ। पहले मुझे एक चीज कंफर्म करनी है, वो बुढ़ा कौन था जिसने मुझे ये बॉक्स बेचा? आधे घंटे बाद मैं उसी जगह वापस पहुंचता हूं जहां वो स्टॉल था, पर बुढ़ा गायब है। पूरा स्टॉल गायब हो चुका है। पास का एक वेंडर मुझे देखकर हंसता है। हे किड, क्या उस बुढ़े ने तुम्हें भी चूना लगा दिया? मैं बताता हूँ, उसका बेटा एक ग्रेव रॉबर था। बेटा कब्रें खोदता था और बुढ़ा उन्हें बेचने का काम संभालता था कुछ दिन पहले तक। बेटा एक कोलैप्स में जिंदा दफन हो गया और बुढ़ा हार्ट अटैक से निकल लिया। तो भाई, तुम्हारे 800 गए। मैं बस वहां खड़ा पलके झपकाता रहा। बॉक्स कब्र से निकाला गया था और जो भी उसे छुआ वो निकल लिया। हालांकि जब मैं सोचता हूँ तो मेरे पास भी ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। कहीं न कहीं इससे मेरा डर कम हो जाता है। मेरा फोन बजता है। ये मेरा कजिन लियो है। सुना है तुमने जॉब छोड़ दी और उस कंजूस टांग के पीछे पड़े हो। हाँ, उस पर मेरी वेजेस उधार थी। वंजिंग माउंटेन पर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ टेम्पररी काम है। वंजिंग माउंटेन सिटी टी की सबसे बड़ी रेंज है, एक के बाद एक पहाड़ जहां तक नजर जाए। पर जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ मुझे थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एनर्जी का एक कभी न खत्म होने वाला करंट दौड़ रहा है। कुछ फिटनेस वाले हाइकर्स मुझसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो मुझे नजर में भी नहीं रख पाते। ये हाइक है या मैं पूरे रास्ते जॉगिंग कर रहा हूँ? आम लोग मुझसे इतना पीछे कब छूट गए? ये पक्का तलवार में लगे स्पिरिट स्टोन की वजह से है, जो बिना एक्टिव कल्टीवेशन के भी मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भेज रहा है। मुझे बाद में फ्रॉस्ट से एक प्रॉपर टेक्निक मांगनी होगी। मुझे अनबीटेबल होने की जरूरत नहीं है, बस कम उम्र में मरना नहीं है। टॉप पर मुझे एक टूट फूटा सा ताओइस्ट टेम्पल मिलता है। एक जवान ताओइस्ट मुझे हाथ हिलाता है। ये लियो है, मेरा ताओइस्ट सर्टिफिकेशन चेक कर। आजकल तोहो ताओइस्ट को भी लाइसेंस चाहिए होता है। मैंने सुना है ताओइस्ट अच्छा पैसा कमाते हैं। लगता है तुम्हें स्टेबल काम मिल गया। लियो का चेहरा उतर जाता है। वो पहले था, आजकल मॉन्क्स ने सब चीज पर कब्जा कर लिया है। सब लोग अब टेम्पल्स की तरफ भाग रहे हैं। हे, ताओइस्ट बनना है? पैसा फिलहाल तो ज्यादा नहीं है, पर कम से कम भूखे नहीं मरोगे। मैं सोचूंगा। मैं उसे मना कर देता हूँ, पर लियो ने मेरी इतनी बार मदद की है कि मैं गिन नहीं सकता। इस बार मैं एहसान वापस करूंगा। उसी रात मैं पहाड़ के अंधेरे जंगल में जाता हूँ। मैं फ्लाइंग स्वॉर्ड को सम्मन करता हूँ। फ्रॉस्ट ने बताया था कि इसमें जो स्वॉर्ड राइडिंग फॉर्मेशन है उसका मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है। मैं ध्यान से उसे जमीन पर रखता हूँ और ऊपर कदम रखता हूँ। तलवार धीरे से ऊपर उठती है, फिर स्पीड पकड़ती है। पहाड़ी हवा चलने लगती है,
पर कुछ अजीब लगता है, कुछ मिसिंग है। मैं 1 सेकंड के लिए सोचता हूँ, फिर अपना फ़ोन निकाल कर एक गाना प्ले करता हूँ। अब आई ना वाइब। मैं मुस्कुराता हूँ जब मैं वंजिंग माउंटेन के ऊपर उड़ता हूँ। मेरे निकलने के थोड़ी देर बाद ही पहाड़ पर मौजूद कैंपर्स हैरानी में ऊपर देखते हैं, एक दूसरे को यकीन न करते हुए घूरते हैं। क्या मैंने अभी किसी इमॉर्टल को उड़ते हुए देखा? किसने वीडियो बनाई? मैंने बनाई। पोस्ट कर दे, ये वायरल होने वाला है। देर रात को मैं फाइनली घर पहुंचता हूँ। मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। मैं बेड पर मुंह के बल गिरता हूँ और सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी इस छोटी सी टेस्ट फ्लाइट ने पूरे वंजिंग माउंटेन को हिला दिया है। पहाड़ के ऊपर किसी के स्वॉर्ड राइडिंग की खबर सीधा ट्रेंडिंग पर चली जाती है, और इत्तेफाक से वंजिंग माउंटेन पर एक ताओइस्ट टेम्पल भी है, एक पुराना और टूट फूटा सा, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। क्या एक असली कल्टीवेटर छुपने के लिए बिल्कुल ऐसा ही नहीं करेगा? इंटरनेट पागल हो जाता है। सबको यकीन हो जाता है कि उस टेम्पल के अंदर कोई इमॉर्टल कल्टीवेशन कर रहा है। अगली सुबह टेम्पल में भीड़ उमड़ पड़ती है। लियो के पुराने मास्टर बाहर आते हैं और भीड़ को हैरानी से देखते हैं। किसी को किस्मत नहीं दिखानी, कोई धूप बत्ती करने नहीं आया। सब बस ये जानना चाहते हैं क्या वो स्वॉर्ड राइड कर सकते हैं। पर पुराने मास्टर तेज हैं, वो समझ जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। टेम्पल के स्पीकर्स वही गाना बजाने लगते हैं, और हर बार जब कोई पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड राइड कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो बस मुस्कुराते हैं, जिससे लोगों को और भी यकीन हो जाता है। पास के टेम्पल के मॉन्क्स ये सब हैरानी से देखते हैं। बुद्धा की प्रार्थना छोड़ो, सबको अब कल्टीवेशन करनी है। मैं खुद ट्रेंडिंग टॉपिक देखता हूँ और हंसी नहीं रोक पाता। लियो शायद अभी बहुत बिजी होगा, शायद मुझे फिर कभी फ्लाइट पर जाना चाहिए। मिस्टिक रेल्म में वापस फ्रॉस्ट बिना रुके अपनी जर्नी जारी रखती है। वो डरी हुई है कि कहीं और पीछा करने वाले न मिल जाएं। खुशकिस्मती से किस्मत उसके साथ है। आज किस्मत उसके साथ थी। पूरे रास्ते वापस आते वक्त कुछ गलत नहीं हुआ। सुबह होने से ठीक पहले वो एजर थंडर सेक्ट पहुंच गई। दूर से उसने सब कुछ देखा, क्लियर स्प्रिंग माउंटेन को चारों तरफ से घेरते हुए। बैरन जमीन पर हाफ डिमन कैंप्स के घेरे ही घेरे लगे हुए थे। हाफ डिमन्स हर कोने से ऊपर और नीचे पहरा दे रहे थे। उस हिडन ट्रैप फॉर्मेशन का यूज करके जो उसने जाते वक्त सेट किया था, फ्रॉस्ट बड़ी होशियारी से अंदर घुस गई। फ्रॉस्ट, एक जानी पहचानी आवाज आई। वो मुड़ी। एक छोटी दुबली पतली लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी। रेन। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शुक्र है तुम वापस आ गई। मास्टर ने कहा है कि प्रोटेक्टिव एरे आज के बाद नहीं टिकेगा। पहाड़ पर सारी सप्लाईज खत्म हो चुकी हैं। अगर तुम वापस नहीं आती तो हमारा खेल खत्म था। इस हंगामे ने सबका ध्यान खींचा। क्लियर स्प्रिंग माउंटेन के बाकी सेक्ट लीडर्स दौड़ते हुए आए। फ्रॉस्ट को सही सलामत खड़ा देखकर सब ने चैन की सांस ली। मिस फ्रॉस्ट, क्या आप सप्लाईज लाने में कामयाब रही? क्या कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है? फ्रॉस्ट ने उनके चेहरों पर बेबसी देखी। वो जानती थी कि वक्त बर्बाद नहीं करना है। वो अपने स्टोरेज पाउच से विशाल क्लॉ निकालने ही वाली थी, पर तभी सराह एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहां आई। फ्रॉस्ट का हाथ पकड़ा, उसे घसीटकर मेन हॉल में ले गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सराह के चेहरे पर सुकून नहीं, सिर्फ गुस्सा था। तुम वापस क्यों आई? क्या मैंने नहीं कहा था कि एक बार निकल गई तो वापस मत आना? सराह का गुस्सा जायज था। रीइंफोर्समेंट्स और सप्लाईज की बातें, ये सब बस एक कहानी थी जो उसने बाकी सेक्ट लीडर्स को सुनाई थी। जिस पल उसने अपने आखिरी रिसोर्सेज फ्रॉस्ट को बाहर निकालने में लगा दिए थे, उसका इरादा कभी नहीं था कि फ्रॉस्ट वापस आए। वापस आने का मतलब था मौत। मास्टर, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। फ्रॉस्ट ने बिना पलके झपाए सराह की आंखों में देखा। वो जानती थी कि सराह चाहती है वो जिंदा रहे, पर क्या सराह को लगता है कि फ्रॉस्ट उसके लिए ऐसा नहीं चाहती? अगर मरना ही है तो वो यहाँ अपने मास्टर के साथ मरेगी। सराह ने उन जिद्दी आंखों में देखा और समझ गई कि अब कहने को कुछ नहीं बचा। आप इतनी भोली क्यों हैं मास्टर? मैं सप्लाईज लाई हूँ। सप्लाईज? वो हमारी मदद नहीं करेंगी। नहीं मास्टर, असली सप्लाईज, बहुत सारी। तो मुझे दिखाओ। मास्टर, ये कमरा बहुत छोटा है, चलिए बाहर चलते हैं। दोनों हॉल से बाहर निकले। बाहर खड़े सेक्ट लीडर्स उन्हें देखते ही अलर्ट हो गए। सराह ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। उसने ऊपर देखा। एक विशाल जायंट क्लॉ ऊपर से नीचे आया और सब वही थम गए। ऐसा क्लॉ किस जानवर का हो सकता है? ये बहुत बड़ा है। फ्रॉस्ट आगे बढ़ी, साथ ही सेक्ट लीडर्स। ये मांस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। इसके अंदर की एनर्जी इतनी जेंटल है कि बिना किसी एलिक्सिर के डायरेक्टली अब्सॉर्ब की जा सकती है। ये अपने आप में फिजिकल बॉडी को मजबूत कर सकता है। सराह धीरे से मुड़ी, दिमाग एकदम ब्लैंक था। इस डिसाइपल को ऐसी चीज कहाँ से मिली? क्या उसने किसी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर का वॉल्ट लूट लिया? सराह ने फ्रॉस्ट का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे सब बताओ जो तुम्हारे वापस आते वक्त हुआ। हर सेक्ट लीडर पास आ गया। फ्रॉस्ट ने सर हिलाया और सब सुनाने लगी। आसमान से गिरते डिवाइन लकड़ी के भाले, एक पल में भेड़ियों का ढेर होना, बिजली और गरज का तूफान, आसमान से गिरी एक बिजली से सैंडवॉर्म का मरना। सुनने वालों के एक्सप्रेशंस हर शब्द के साथ और हैरत अंगेज होते गए। रेन ने इसे सिंपल वर्ड्स में समझाया, मतलब सीनियर सिस्टर को एक बहुत ही पावरफुल सीनियर मिल गए। फ्रॉस्ट ने बार बार सर हिलाया। बाकी सेक्ट लीडर्स ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़े। मिस फ्रॉस्ट, क्या हम उन सीनियर से मिलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं?
ऐसे क्राइसिस में अगर हम उन्हें मदद के लिए मना सकें तो वह सब बदल सकता है। पर फ्रॉस्ट का चेहरा उतर गया। उसे कोई आइडिया नहीं था कि सीनियर काई तक कैसे पहुंचे। सराह ने तुरंत मौन समझ लिया। हम अपनी उम्मीदें ऐसे किसी पर नहीं टिका सकते जिसे हम में से किसी ने देखा तक नहीं, उसने सख्ती से कहा। वैसे भी ये पर्सन उतना पावरफुल नहीं भी हो सकता जितना बताया गया है। ये बात सबको चुभ गई। सब रुक गए। आखिरकार फ्रॉस्ट सिर्फ एक लो लेवल ची रिफाइनमेंट कल्टीवेटर है। वो बिजली जिसने आसमान फाड़ दिया, वो हाथ जिसने आसमान ढक दिया। ये सब शायद उसकी बढ़ा चढ़ाकर कई बातें हो सकती हैं जिसने दुनिया ज्यादा नहीं देखी। फ्रॉस्ट परेशान हो गई। सीनियर सच में इतने पावरफुल हैं? कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? ग्लास बॉक्स के बाहर मैं उठने के बाद से ये सब देख रहा हूँ, और सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। तुम नन्हे लोग जो एक लॉबस्टर क्लॉ तक नहीं संभाल पाए, तुम्हें क्या हक है मुझ पर शक करने का? फाइन, तुम्हें ऐसा हाथ चाहिए जो आसमान ढक दे, मैं तुम्हें देता हूँ। एक्सप्लेनेशन के बीच में ही फ्रॉस्ट जम गई और उसने नजरें आसमान की तरफ की। बाकी सब भी शांत हो गए। सबकी आंखें ऊपर थीं, पर बादलों के पार कुछ दिख नहीं रहा था। तब मेरी आवाज उस तक पहुंची। तुम्हें अभी किस चीज की जरूरत है? फ्रॉस्ट ने इसे साफ सुना। वो सराह की तरफ मुड़ी। सीनियर काई पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? सराह का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। वो कश्मकश में थी। अगर वो सीनियर काई से डायरेक्टली मदद मांगती है तो शायद उसकी कीमत बहुत बड़ी हो। काफी देर बाद सराह एक घुटने पर बैठी, दोनों मुट्ठी एक साथ जोड़ी। सीनियर काई, प्लीज हमें एक थंडर स्पिरिट स्टोन दे दीजिए ताकि हमारा प्रोटेक्टिव एरे चलता रहे। ये सबसे सेफ मांग थी जो वो सोच सकती थी, जिसमें सीनियर को सबसे कम मेहनत लगे। कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, बस इतना कि एरे चलता रहे। बैरन वेस्ट में कुछ नहीं मिलता, पर घेराबंदी के बीच और उस जाइंट क्लॉ के मांस के सहारे अगर जरूरत पड़ी तो वो 1 सदी तक टिक सकते हैं। हाफ डिमन आर्मी बहुत बड़ी है और रिसोर्सेज तेजी से खर्च करती है। वो हमसे पहले टूट जाएंगे। बॉक्स के बाहर मैंने सराह की रिक्वेस्ट सुनी और ब्लैंक हो गया। एक थंडर स्पिरिट स्टोन? मैं ऐसी चीज कहाँ से ढूंढूं? वेट, जो भी चीज मैं मिस्टिक रेल्म में डालता हूँ वो वहां अपनी ही एक नई लाइफ ले लेती है। मैंने अपने बॉक्स में टटोला और एक कॉइन बैटरी निकाली। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली ही तो है ना? मिस्टिक रेल्म में वापस सराह इंतजार करती रही। कुछ नहीं हुआ। वो डर लगने लगा। क्या मांग कुछ ज्यादा ही बड़ी थी? वो माफी मांगने ही वाली थी कि अचानक बादल छट गए। सबने ऊपर देखा। एक गोल मेटल की चीज आसमान से नीचे गिरी। वो आंगन में धड़ाम से गिरी, जिसने जमीन में एक बड़ा सा क्रेटर बना दिया। एक फ्लैट सर्कुलर मेटल की डिस्क। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। वो एक हल्की सी रोशनी के साथ चमक रही थी। सीनियर कहते हैं कि ये एक बैटरी है। एक बैटरी? बिजली और गरज का एक तालाब। सब उस विशाल डिस्क को घूरने लगे, फिर एक दूसरे को हैरानी में देखने लगे। उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। सारा ने सबको पीछे हटने का इशारा किया और अकेले उसके पास गई, अपना हाथ उसकी सतह पर रखा। उसने अपनी डिवाइन सेंस बढ़ाई, उसे केसिंग के पार कोर के अंदर जाने दिया। साफ आसमान एक पल में गायब हो गया। हर तरफ से काले बादल उमड़ने लगे। क्लियर स्प्रिंग माउंटेन से बिजली के झटके निकले और आसमान की तरफ लपके। पूरा पहाड़ कड़कड़ाती रोशनी में निगल गया। सारा लड़खड़ाकर पीछे गिरी, घुटनों के बल बैठ गई और मुंह से खून की उल्टी की। ये एक थंडरपूल है। उसकी आंखें थरथराने लगीं, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वो महसूस कर रही थी। एक ऐसा थंडरपूल जैसा सेंट्रल लैंड्स के थंडर स्पिरिट सेक्ट में होता है। एक ऐसा तालाब जो कच्ची बिजली को सोख लेता है, शरीर को मजबूत बनाता है और यहाँ तक कि अंदर से मांस को फिर से बना सकता है। और अब एक उनके ठीक सामने पड़ा था। सबने थूक निगला। सारा सबसे ज्यादा हिली हुई थी। हाँ, ये थंडर सेंट्रल लैंड्स वालों से छोटा है, पर इसके अंदर की रॉ पावर जरा भी कम नहीं है, बल्कि ये शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। कोई ऐसा जो एक हाथ से आसमान ढक दे। और ये तो बस एक कैजुअल जेस्चर है। सारा के मुंह के कोने में खून देखकर मैंने जल्दी से वो बड़ी बैटरियां नीचे रख दी जो मैंने उठाई थीं। मुझे डर था कि कॉइन बैटरी में शायद काफी पावर न हो, पर यह देखकर शुक्र है मैंने छोटी वाली यूज की। एक बड़ी बैटरी शायद सारा को तुरंत मार देती। मैं देखता रहा जब सारा एक के बाद एक स्पेल बुन रही थी, प्रोटेक्टिव एरे को कॉइन बैटरी से जोड़ते हुए। बैटरी से एनर्जी फॉर्मेशन में लगातार बहने लगी। वो फीका पड़ चुका। एरे धीरे धीरे फिर से रोशन हो गया। बिजली की लड़ियां क्लियर स्प्रिंग माउंटेन पर उछलने और नाचने लगीं, जिससे एक खौफनाक पावर निकल रही थी। मैंने अपना फोन नीचे रखा। मैं रिकॉर्ड कर रहा था। ये बहुत अजीब है। ये है क्या? एक नए तरह का रिन्यूएबल एनर्जी एरे। मैंने फुटेज वापस प्ले की और उन नन्ही फिगर्स को देखा जो तेजी से फॉर्मेशन बना रही थीं और उसे बैटरी से वायर कर रही थीं। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो कॉइन बैटरी धीरे धीरे हवा में उठी और क्लियर स्प्रिंग माउंटेन की चोटी के ऊपर मंडराने लगी। उससे लगातार बिजली की धार निकल रही थी, जो बिना रुके एरे को फीड कर रही थी। दुनिया की किसी भी कॉइन बैटरी ने कभी ऐसा पल नहीं देखा होगा। जब एरे पूरी तरह रिचार्ज हो गया, तब सारा ने चैन की सांस ली। उसने नोटिस किया कि बैटरी में अभी भी कुछ चार्ज बचा है, तो उसने सबको हवा में उड़ती बैटरी के नीचे इकट्ठा किया ताकि वो बची हुई बिजली की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकें।
वो सब वहां नीचे पालती मारकर बैठ गए। जब बिजली की डोरें बैटरी से निकलकर उनके शरीर पर जिंदा सांपों की तरह रेंगने लगीं, उनके मांस को अंदर से पकाकर मजबूत करने लगीं। दरवाजे पर खड़े इतने ताकतवर दुश्मन के साथ ताकत का हर एक कतरा मायने रखता है। क्लियर स्प्रिंग माउंटेन के नीचे हाफ डिमन फोर्सेस उस उड़ती हुई मेटल डिस्क को फटी आंखों से देख रही थी। सब हैरानी में गुनगुना रहे थे। जितने वक्त से वो इन इंसानों को घेरे हुए थे, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनका प्रोटेक्टिव एरे और भी ज्यादा मजबूत हो गया। क्या वो डिस्क ये कर रही है? हाफ डिमंस चकरा गए थे। कुछ ही दिन पहले एरे ऐसा लग रहा था जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। अब उससे पहले से भी कहीं ज्यादा पावर निकल रही है। ब्लेज ने भी ये नोटिस किया। उसने उस लड़की के बारे में सोचा जो वापस आई थी। वो सच में मदद लेकर आई है। सस्ते तमाशे। उस बुढ़े की आवाज गूंजी। सारा, इतने सालों बाद भी तुम अभी भी सस्ती चालों पर भरोसा करती हो। इस डिस्क में कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। शायद हाफ डिमंस को डराने के लिए काफी हो, पर अफसोस इसके पीछे जो कोई भी है वो ये एंटिसिपेट नहीं कर पाया होगा कि मैं खुद पर्सनली आऊंगा। ब्लेज ने उस बुढ़े का घमंड देखा और उसके सीने में एक ठंडक सी बैठ गई, माना कि एक नैसेंट सॉल मास्टर को पूरा हक है कॉन्फिडेंट होने का। पर क्या इसका मतलब ये है कि हाफ डिमंस को बस इंसानों के मोहरे बनकर मरना है? वो बोलने ही वाला था। बुढ़े ने उसे बीच में ही काट दिया। चिंता मत करो, अगर इसके पीछे कोई है भी तो मैं उन्हें पर्सनली संभाल लूंगा। मैं तुम बैरन वेस्ट के लोगों को दिखाऊंगा कि एक असली इमॉर्टल क्या करने के काबिल होता है। अगली सुबह फ्रॉस्ट सूरज निकलने से पहले ही जाग गई। उसकी स्किन पर बिजली कड़कड़ा रही थी। उसकी आंखें ठंडी नीली रोशनी से चमक रही थीं। उस हेवनली थंडर की टेम्परिंग और डिमन बीस्ट के मांस ने मिलकर उसके शरीर को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के बराबर थी। वो फाउंडेशन बिल्डिंग के बाद के स्टेजेस वाले किसी शख्स के सामने भी टिक सकती थी। उसके आसपास बाकी सेट लीडर्स भी जाग रहे थे, हैरानी से अपने ही हाथों को देख रहे थे। सिर्फ उस आसपास की बिजली ने ही उनके शरीर को उनकी पुरानी हदों से बहुत आगे धकेल दिया था। धन्यवाद सीनियर काई। उनमें से कुछ आखिरकार होश में आए और आसमान की तरफ झुककर प्रणाम किया। सारा ने अपनी आंखें खोलीं और फ्रॉस्ट की तरफ मुड़ी। उसने एक ठंडी सांस भरी। अभी भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं। फ्रॉस्ट अभी भी ची रिफाइनमेंट के 19वें लेवल पर है। ठीक है, सच में ठीक है। ची रिफाइनमेंट स्टेज में सिर्फ 10 लेवल्स होते हैं। फिर भी फ्रॉस्ट ने इसे पार करके 19 तक पहुंचा दिया है, पर ब्रेक थ्रू का कहीं कोई निशान नहीं दिख रहा। फ्रॉस्ट, तुम हमेशा जानना चाहती थी ना कि तुम कहां से आई हो। बाहर उन हाफ डिमंस के बीच मैंने एक जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस की है। ज्यादा चांसेस हैं कि किसी को हमें मारने के लिए भेजा गया है, और साफ कहूं तो तुम्हें मारने के लिए। अगर हम इससे बच गए तो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। सारा धीरे से उठी और जमीन से ऊपर उड़ने लगी। नीचे हाफ डिमन फोर्सेस के बीच से एक और फिगर ऊपर उठी। रेन ने सांस रोकी। वो एक इंसान है। एक इंसान हाफ डिमंस के साथ क्यों खड़ा है? मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ और अब मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया हूँ। लगता है अब ये मामला एक फाइट में बदलने वाला है। क्या मुझे बीच में आना चाहिए? शायद अभी नहीं। अगर मैंने ज्यादा जोर लगा दिया तो कहीं गलती से सबके साथ साथ क्लियर स्प्रिंग माउंटेन ही साफ ना हो जाए। जरा सोचने दो, मेरे पास ऐसा क्या है जो थोड़ा प्रिसाइज हो? मैंने अपने कमरे में ढूंढना शुरू किया। इस बीच सारा दूर खड़ी उस फिगर पर अपनी नजरें टिकाती है और बोलती है, एल्डर 7, बहुत वक्त बीत गया। तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ सारा? इम्प्रेसिव। हमारी नाक के नीचे 20 साल से छुपी हुई थी। कोई हैरानी नहीं कि तुम उस लड़की को लेकर भाग गई और सेक्ट छोड़ दिया। एल्डर 7 के चारों तरफ 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स धीरे धीरे उठती हैं। उनका ऑरा अपने पीक पर पहुंच रहा है। वो साफ तौर पर उस पुराने वक्त की इज्जत में पूरी जान लगा रहे हैं जब हम एक ही सेक्ट में हुआ करते थे। फ्रॉस्ट को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारा काम जल्दी तमाम कर दूंगा, वरना। एल्डर 7, क्या सेलेस्टियल दाओ सेक्ट को सच में इतना आगे बढ़ना होगा? एल्डर 7 एक ठंडी हंसी के साथ जवाब देते हैं। 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हवा को चीरने लगती हैं। स्वॉर्ड एनर्जी हर तरफ फट रही है। फिर वो सारी 7 तलवारें एक साथ मिलती हैं और स्वॉर्ड एनर्जी की एक ऐसी भयानक लहर निकलती है जो लगता है आसमान को 2 हिस्सों में चीर देगी। वो आसमान को फाड़ते हुए सीधा प्रोटेक्टिव एरे के कोर की तरफ लपकती है। सारा उसे रोकने के लिए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर आगे बढ़ती है, पर एल्डर 7 पहले से ही उसके सामने आ जाते हैं। सारा के शरीर पर बिजली कड़कड़ाती है, पर एल्डर 7 के बैटल इंस्टिंक्ट्स एकदम तेज हैं। वो एक पल में गैप ढूंढ लेते हैं। उनका हाथ एक ब्लेड बन जाता है और वो उसे सारा के लाइटनिंग डिफेंस के आर पार कर देते हैं। सारा मुंह से खून की उल्टी करती है। वो हवा में अपना बैलेंस लगभग खो देती है। एल्डर 7 1000 सालों से नेसेंट सॉल मास्टर हैं। सारा अभी उस स्टेज तक पहुंची भी नहीं है। वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो तुम सच में उस लड़की के लिए मरने को तैयार हो? तो फिर मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा। उसी पल स्वॉर्ड एनर्जी की वो विशाल लहर प्रोटेक्टिव एरे से टकराती है और उसके कोर को चकनाचूर कर देती है। कोई हिलने की हिम्मत नहीं करता। वो एक नेसेंट सोल मास्टर के साथ आर्टिफैक्ट्स हैं। नीचे खड़े हाफ डिमंस घूरते रह जाते हैं। वो एरे जिसने उन्हें पूरे 1 साल तक रोके रखा था, उसे इतनी आसानी से ऐसे तोड़ दिया गया जैसे वो कुछ भी न हो। हर एक शख्स वहीं जम गया है। ऊपर एल्डर 7 की आवाज किसी कोड़े की तरह गूंजती है। ब्लेज, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अटैक। एक पल में क्लियर स्प्रिंग माउंटेन को घेरे हुए हाफ डिमंस एक कानफाड़ू दहाड़ मारते हैं
और किसी काले सैलाब की तरह आगे बढ़ते हैं। बिना एरे के क्लियर स्प्रिंग माउंटेन नहीं टिक सकता। पहाड़ पर मौजूद हर सेक्ट लीडर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। किसने सोचा था कि वो फॉर्मेशन जिस पर उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था वो इतनी आसानी से टूट जाएगा? क्या सेंट्रल लैंड्स के कल्टीवेटर्स सच में इतने खौफनाक होते हैं? फ्रॉस्ट, भागो! रेन देखती है कि क्या होने वाला है और तुरंत फ्रॉस्ट को पकड़कर पीछे खींचती है, पर इससे पहले कि वो हिल पाए आसमान से एक फिगर नीचे गिरती है। ये सारा है। वो बहुत बुरी हालत में है। उसका वजूद बस एक धुंधली चमक जैसा बचा है। जाओ, मैंने तुम्हें 20 साल की एक्स्ट्रा जिंदगी दी और तुम्हें लगता है कि तुम बस ऐसे ही चली जाओगी? मिस फ्रॉस्ट, अभी सीनियर काई को बुलाओ। अगर अब थोड़ी भी देरी हुई तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर फ्रॉस्ट का दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़कने लगता है। सीनियर काई पहले ही उसके लिए इतना कुछ कर चुके हैं और उनके सामने जो दुश्मन खड़ा है वो हैरत अंगेज तौर पर पावरफुल है। क्या होगा अगर सीनियर काई उसकी वजह से यहाँ हार गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बुलाती हो। ठीक उसी वक्त मुझे अचानक उस लेजर पॉइंटर की याद आई जो मैंने उस दुकान से उठाया था। मैंने उसे अपने बैग से निकाला। इससे कुछ तो होगा। जैसे ही मैं कुछ करने वाला होता हूँ, सारा के बुझते हुए दिमाग में एक औरत की आवाज गूंजती है। सारा, जिद छोड़ दो। सेक्ट मास्टर से माफी मांगो। फ्रॉस्ट और मिस्टिक ब्लड उन्हें सौंप दो। सेक्ट मास्टर वादा करते हैं कि उनके लोग तुम्हें तुरंत लेने आएंगे। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर सारा बस मुस्कुराती है। सीनियर सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है मैंने सेक्ट छोड़ा ही क्यों था? सारा, फ्रॉस्ट, सीनियर काई से कहो अगर वो मदद करने को तैयार हैं तो मैं उन्हें मिस्टिक ब्लड ऑफर करूंगी। सारा मरने को तैयार है, पर उसके अपने मास्टर का बच्चा यहाँ नहीं मर सकता। इससे पहले कि फ्रॉस्ट मुझ तक पहुंच पाती, आसमान में एक अकेला लाल डॉट दिखाई देता है। एक पल से भी कम वक्त में वो नीचे की तरफ एक लकीर बनाता है, हवा को आग के खंभे की तरह चीरते हुए। वो बीम सीधा एल्डर 7 पर गिरती है, उसे पूरी तरह अपने घेरे में ले लेती है। उसके शरीर पर गहरी लाल आग फट पड़ती है। वो भागने की कोशिश करता है। बीम बिना हिचकिचाहट के उसका पीछा करती है। वो जहां से भी गुजरती है जमीन पिघलकर लावा बन जाती है। एल्डर 7 जिंदा जल जाते हैं। फिर वो लाल रोशनी एक पल में गायब हो जाती है और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस कैलिबर का एक नैसेंट सॉल मास्टर और उसकी राख तक नहीं बची। बॉक्स के बाहर मैंने लेजर पॉइंटर बंद कर दिया। ये चीज तो बड़ा सॉलिड हिट करती है। रेन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सीनियर काई, मैं ठीक हूँ। पूरी तरह डरे होने के अलावा रेन को एक खरोंच तक नहीं आई है। सारा रेन को अपने आप से फुदफुदाते हुए सुनती है। और नहीं, सीनियर काई फिर से उससे बात कर रहे हैं। रेन, मिस्टिक ब्लड, मिस्टिक ब्लड। ये सुनकर फ्रॉस्ट तुरंत बोलती है, सीनियर काई, मेरी मास्टर आपको मिस्टिक ब्लड नाम का एक खजाना ऑफर करना चाहती हैं। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। पहले सिचुएशन साफ करो। सीनियर काई कहते हैं, पहले बाद के हालात संभालो। ब्लेज अपने दांत पीसता है। वो जानता है कि ऊपर से अभी भी कोई देख रहा है। वो सीधा फ्रॉस्ट के पास जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। सेक्ट मास्टर सारा, ये जंग मैंने शुरू की थी। मेरे साथ जो चाहे कीजिए। मेरे लोगों ने सिर्फ मेरे ऑर्डर्स माने हैं। उनमें से किसी ने भी असलियत में आपके किसी बंदे को नहीं मारा। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। मैं उन्हें उत्तर में फ्रोजन टुंड्रा की तरफ भेज दूंगा और वो अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए कभी वापस नहीं आएंगे। ब्लेज के पास यही आखिरी मूव बचा है। सेक्ट लीडर्स गुस्से में हैं, पर ब्लेज को ऐसे देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। वो सब सारा की तरफ मुड़ते हैं। ये फैसला मेरा नहीं है। सीनियर काई को डिसाइड करने दो। बॉक्स के बाहर मैं सब सुन रहा हूँ। ऑनेस्टली वो बुरे लोग नहीं हैं। एल्डर 7 ने उन्हें मजबूर किया था। और सबसे जरूरी बात, इनमें से कुछ हाफ डिमंस कैट गर्ल्स हैं। श्योर, चलो उन्हें आसपास ही रहने देते हैं। फ्रॉस्ट बस खाली नजरों से घूरती रह जाती है और उसे लगा कि उसने गलत सुन लिया है। सीनियर काई कहते हैं कि वो तुम सबको पाल लेंगे। हमें पाल लेंगे? इसका क्या मतलब है? जैसे आम लोग पेट्स रखते हैं। ब्लेज के सीने में गुस्से की एक लहर उठी। हाँ, वो इस वक्त पूरी तरह इस शख्स के रहमो करम पर हैं, पर हाफ डिमंस की भी अपनी डिग्निटी होती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, क्लियर स्प्रिंग माउंटेन के पास आसमान से एक विशाल लाल चीज नीचे गिरी। सब देखने के लिए मुड़े। मांस की एक टांग जो एक छोटी पहाड़ी जितनी बड़ी थी जमीन से टकराई, जिससे हवा में एक बेहतरीन खुशबू और स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर फैल गई। सीनियर काई ने कहा, ये तुम्हारे लिए खाना है, अगर कम पड़े तो और भी है। ब्लेज उस विशाल टांग को फटी आंखों से देखता रह गया। ये हमारे लिए है? हाँ, खाओ आराम से, इसके लिए लड़ना मत। हाफ डिमंस मांस की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़े। जिंदगी भर की गरीबी, उन्होंने कभी इस लेवल का डिमन बीस्ट मीट देखा तक नहीं था। मिस फ्रॉस्ट, आप सच में बहुत समझदार हैं। असलियत में मैं ब्लेज पैदाइशी एक डॉग डिमन हूँ। सबने बस मान लिया था कि मैं एक वोल्फ हूँ। धन्यवाद सीनियर काई, मुझे मेरा असली वजूद ढूंढने में मदद करने के लिए। और उसके साथ ही ब्लेज मांस की तरफ बिल्कुल वैसे ही लपका जैसे एक कुत्ता हड्डी के पीछे भागता है। अगर वो थोड़ी भी देर करता तो उसके लिए कुछ नहीं बचता। कौन कहता है कुत्ता बनना बुरा है? कुत्ता बनना तो एकदम टॉप क्लास चीज है। हाफ डिमंस को खाने की तरफ टूटते देखकर क्लियर स्प्रिंग माउंटेन के कल्टीवेटर्स उन्हें जलन से देखने लगे। मिस फ्रॉस्ट, मैं भी कुत्ता बन सकता हूँ। सीनियर काई ने कहा, दफा हो जाओ, मैं तो बस माहौल हल्का कर रहा था।
पर वैसे ये चीज़ चिकन लेग जैसी क्यों लग रही है? क्या सीनियर काई ने सच में किसी फीनिक्स का शिकार किया है? बॉक्स के बाहर मैंने अपने फ्राइड चिकन बकेट का आखिरी पीस खत्म किया। बॉक्स के अंदर जो पीस था वो मैंने अभी अभी अंदर फेंका था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण चिकन मिस्टिक रेल्म के अंदर फीनिक्स बन जाएगा। अब तक दोपहर हो चुकी है। पूरे दिन की सफाई के बाद इंसानों और हाफ डिमंस ने मिलकर बैटलफील्ड क्लियर किया। फ्रॉस्ट ने पहले बताया था कि सारा मुझे मिस्टिक ब्लड ऑफर करना चाहती है। मैं उसे लेने के लिए हाथ अंदर डालता हूँ, पर किसी को चोट पहुंचाने के डर से मैं वापस ट्वीजर्स लेने जाता हूँ। मिस्टिक रेल्म के अंदर एक विशाल सुनहरा हाथ बादलों के बीच से धीरे धीरे नीचे आता है, पास और पास। जमीन पर खड़े हाफ डिमंस वहीं घुटनों के बल गिर जाते हैं। सारा भी इतनी जख्मी होने के बावजूद खुद को कांपने से नहीं रोक पाती। फिर वो विशाल हाथ अचानक गायब हो जाता है। सबने एक साथ सांस छोड़ी। वो दबा देने वाला प्रेशर इतना था कि कई कमजोर डिमंस वहीं बेहोश हो गए। एक पल बाद आसमान से 2 विशाल मेटल के खंभे नीचे आए। फ्रॉस्ट ने जल्दी से एक पाउच उनके बगल में रख दिया। मेटल पिलर्स ने धीरे से उसे पकड़ा और ऊपर ले गए। उनके गायब होने के बाद सब सांस लेने के लिए तड़पने लगे। उस प्रेजेंस का बोझ ऐसा था जैसे उनका दिल सीने से बाहर निकल रहा हो। रुकिए, रुकिए, ब्लेज अचानक आसमान की तरफ चिल्लाया, हड़बड़ाहट में एक गोल पत्थर निकालते हुए। माय लॉर्ड, ये एक डिमन बीस्ट एग है जो मेरे पूर्वजों से मिला है। कहते हैं इसके अंदर एक एंशिएंट ड्रैगन डिसेंडेंट्स हो रहा है। प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। इस पर वो मेटल पिलर्स जो अभी गए ही थे वापस नीचे आए। ब्लेज ने उन्हें आते देखा और एग को अपने सर के ऊपर कर दिया। पिलर्स ने धीरे से उसे पकड़ा और वापस आसमान में ले गए। लेडी सारा, हम सबको सीनियर काई की ब्लेसिंग मिली है और हम सब इस बंजर रेगिस्तान में फंसे हुए हैं। क्यों ना हम हाथ मिला लें? एल्डर साथ के साथ जंग के बाद यहाँ हर किसी को एक ही बात समझ आ गई है। बैरन वेस्ट के लिए असली खतरा कभी अंदर से नहीं आया, वो बाहर से आता है। एक अकेला एल्डर सब कुछ तबाह करने के लिए काफी था। अगर वो एक नहीं होते तो क्या वो बस यहाँ बैठकर एक एक करके मारे जाने का इंतजार करेंगे? सारा ने सोचा था कि सीनियर काई फ्रॉस्ट की दाव के पीछे हैं, पर अब सब कुछ देखकर लगता है कि शायद उन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने बस फ्रॉस्ट को सेफ रखा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसी रात फ्रॉस्ट आसमान को निहार रही थी, सीनियर काई के बारे में सोचते हुए। तभी सारा उसके पीछे आई और वो भी ख्यालों में खोई हुई ऊपर देखने लगी। मास्टर, क्या आपको लगता है सीनियर काई सच में सी ऑफ कैलेमिटी से आए हैं? मुझे लगता है वो शायद एक इमॉर्टल हैं। एक इमॉर्टल? पर क्या इमॉर्टल्स इस रेल्म में नीचे आ सकते हैं? सारा को भी पक्का नहीं पता था, पर एक हेवन बॉर्न दाव बॉर्न के सामने होने पर भी कौन इतना लापरवाह रह सकता है? सिर्फ एक इमॉर्टल। उन्होंने तुम्हें चुना फ्रॉस्ट। उन्होंने जरूर तुम्हारे गिफ्ट में कुछ देखा होगा। तुम्हारी हेवन बॉर्न दाव बॉर्न को सैटिस्फाई करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए तुम्हारी प्रोग्रेस धीमी है। इमॉर्टल्स हम कल्टीवेटर्स से अलग होते हैं। हर बार जब वो कुछ करते हैं तो उसके साथ कर्मा जुड़ता है। इसलिए अब से सीनियर काई से जितना कम हो सके उतना मांगना। उनका हर एक एक्शन बदले में कर्मा बैकलेश लाता है। फिर सारा ने फ्रॉस्ट को वो सब बताया जो उसने इतने सालों से छुपा कर रखा था। फ्रॉस्ट की माँ, जो सारा की अपनी मास्टर थी, वो रेन थी, सेलेस्टियल दाव सेक्ट के मास्टर की बेटी। रेन अपनी जवानी में सी ऑफ कैलेमिटी में गई थी और जब वो वापस आई उसने फ्रॉस्ट को जन्म दिया, पर जन्म के दिन डार्क एनर्जी का एक अंश दुनिया में निकल गया। पूरे सेंट्रल लैंड्स में ये बातें होने लगीं कि सेलेस्टियल दाव सेक्ट की पवित्र बेटी डिमन क्लैन के साथ मिल गई है। रेन के पिता वो उस बुढ़े हो रहे थे और उनकी ताकत कम हो रही थी। वो 1000 साल से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर फंसे थे बिना किसी प्रोग्रेस के। सेक्ट में उनकी इज्जत खत्म हो रही थी। अपनी पोजीशन बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही बेटी को धोखा दे दिया। रेन ने सेलेस्टियल दाव सेक्ट के सामने अपनी जान दे दी। इसके साथ ही राइटियस कल्टीवेटर्स के पास हमला करने का बहाना खत्म हो गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। रेन फ्रॉस्ट के पैदा होते ही जानती थी कि उसके पास एक हेवन बॉर्न दाव बोन है। उसे छीने जाने से बचाने के लिए रेन ने सारा से कहा कि वो फ्रॉस्ट को सेंट्रल लैंड से बहुत दूर ले जाए। इसलिए सारा बैरन वेस्ट्स में आ गई। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी, रिसोर्सेज की कमी थी, पर यह जगह सेफ थी, या उन्हें ऐसा लगा था। 20 साल बाद वो, और अब उन्हें फ्रॉस्ट की दाव बोन के बारे में पता चल गया है। खैर, फ्रॉस्ट वहां खड़ी रह जाती है, दिमाग एकदम ब्लैंक। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ओरिजिन्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। सेलेस्टियल दाव सेक्ट की होली डॉटर की बेटी, डिमन क्लैन की वंशज, और ऊपर से एक हेवन बॉर्न दाव बोन। कम से कम तुम्हें सीनियर काई मिल गए। सिर्फ इसी वजह से तुम बहुत सारी मुसीबतों से बच गई। 20 साल का डर, और आज रात सारा ने फाइनली उस डर को थोड़ा जाने दिया। सीनियर काई के यहाँ होने से वो खुद शायद न बचे, पर फ्रॉस्ट बच जाएगी। मैं वहाँ एकदम सन्न बैठा हूँ। फ्रॉस्ट की बैक स्टोरी, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? वेल, मैं इसे कल देखूंगा। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कल बॉक्स से निकाला था वो सब फुल साइज में बदल चुका है। एक स्टोरेज पाउच, मिस्टिक ब्लड, वो पत्थर का अंडा और 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स जो पहले एल्डर साथ की थीं। फ्रॉस्ट ने मुझे बताया कि ये सब हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट्स हैं। उसके ऊपर एक कल्टीवेशन टेक्निक भी है, 10,000 स्प्रिंग्स टेक्निक। और हाँ, मैं असली दुनिया में कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। कल्टीवेटर्स को कैंसर नहीं होता है ना? मैं 10,000 स्प्रिंग्स टेक्निक खोलता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। पता चलता है कि मुझे इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
बस टेक्निक को अपने माथे से लगाना है और सारी नॉलेज अपने आप अंदर चली जाती है। हालांकि कुछ हिस्से मुझे समझ नहीं आ रहे तो मैं फ्रॉस्ट से बार बार एक्सप्लेन करने को कहता हूँ। दिन गुजरते गए, एक पूरा महीना बीत गया, मैं एक बार भी बाहर नहीं निकला। डिलीवरी ड्राइवर्स को तो मेरा एड्रेस रट गया है। इस बीच सारा हाफ डिमंस और कल्टीवेटर्स दोनों को साथ लेकर रिबिल्डिंग का काम कर रही है। वो क्लियर स्प्रिंग माउंटेन को पीछे छोड़कर हाफ डिमंस की एंसेस्ट्रल लैंड्स में बस जाते हैं, हर जगह नई स्ट्रक्चर्स बनाते हुए। उसी एक महीने में फ्रॉस्ट पूरी विशाल क्लॉ अकेली खत्म कर देती है। वो भारी स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी लगातार ट्रेनिंग उसे ची रिफाइनमेंट के 19वें लेवल तक धकेल देती है। ज्यादातर लोग 10 पर ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, फ्रॉस्ट को 20 चाहिए। ये एक हेवन बॉर्न दाओबोन का बोझ है। एक दिन लियो का कॉल आता है, हे क्या चल रहा है, बाहर आ, हमने सदियों से साथ में ड्रिंक्स नहीं पी हैं। थोड़ी देर में मैं उसके घर के पास एक बारबेक्यू स्टॉल पर होता हूँ। लियो पहले से वहां वेट कर रहा है। बातों बातों में मुझे पता चलता है कि उसकी जॉब भी चली गई। टेम्पल बहुत अच्छा चल रहा था जब तक किसी ने अंधविश्वास फैलाने की रिपोर्ट नहीं कर दी और वो बंद हो गया। सब सुनने के बाद मैं वापस वंजिंग माउंटेन जाने का डिसाइड करता हूँ। अब वक्त है इसे ढंग से करने का। कुछ घंटों बाद मैं टेम्पल पहुंचता हूँ और मेरी मुलाकात लियो के पुराने मास्टर से होती है। तुम लियो के दोस्त हो ना? जी बिल्कुल, मैं आपसे बात करना चाहता था। लियो एक अच्छा बच्चा है, वो लगभग 30 का होने वाला है। उसके लिए कुछ अच्छा बोल देना, ओके? ताओइस्ट बनना अब पहले जैसा नहीं रहा। आजकल सिर्फ फेमस वाले ही असली पैसा कमाते हैं। मेरे साथ रहने से उसका कुछ नहीं होगा। देखो, मेरा टेम्पल भी गया। मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी बहुत से जवान लोग दिखते हैं जिन्हें ताओइस्ट कल्चर पसंद है। वो अलग है, उन्हें वैसा इमॉर्टल चाहिए जैसा कहानियों में होता है। पर अगर ताओइज्म में सच में असली इमॉर्टल्स होते तो क्या हमारी ऐसी हालत होती? शायद सच में कुछ होंगे। आपने पिछली बार उन लोगों की लाइन लगी देखी थी? वो तो बस एक चिड़िया उड़ रही थी। खैर, मैं अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ। ये लियो की इस महीने की तनख्वाह है, मेरी तरफ से उसे दे देना। वो मुझे एक एनवलप देते हैं और पहाड़ से नीचे चले जाते हैं। मैं उसे संभाल कर रखता हूँ और ख्यालों में खोया हुआ आसमान को घूरता हूँ। वक्त गुजरता जाता है, थोड़ी ही देर में गहरी रात हो जाती है। अब वक्त आ गया है। मैं उठता हूँ और टेम्पल के पीछे वाले जंगल में जाता हूँ। मैं स्टोरेज पाउच खोलता हूँ और एक जेड स्टोन निकालता हूँ। उस साफ जेड के अंदर गहरी लाल धाराएं खून की तरह घूम रही हैं। ये मिस्टिक ब्लड है, वो खजाना जो रेन सी ऑफ कैलेमिटी से लाई थी। ये किस्मत को फिर से लिख सकता है। ये उन लोगों में भी स्पिरिट रूट जगा सकता है जो बिना किसी रूट के पैदा हुए हैं। ये एक आम इंसान को कुछ असाधारण बना सकता है। मैं एक लंबी गहरी सांस लेता हूँ, फिर मैं अपनी मुट्ठी में उस जेड को कुचल देता हूँ। वो लाल लिक्विड मेरे शरीर में समा जाता है। बस कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह मर्ज हो जाता है। एनर्जी की एक सुनामी मेरे अंदर से गुजरती है। मैं इसे अब्जॉर्ब करने के लिए 10,000 स्प्रिंग्स टेक्निक को जितना तेज हो सके उतनी तेजी से शुरू करता हूँ। ची रिफाइनमेंट का पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, सीधा 10वें तक। टांग शहर के ऊपर का साफ चांदनी वाला आसमान एक पल में गायब हो जाता है। बिजली से हवा फटने लगती है। अंधेरे में बिजली की लहरें एक के बाद एक उमड़ती हैं। कुछ लोग जो पास में कैंपिंग कर रहे थे वो अपने टेंट से बाहर निकलते हैं, आसमान को कोसते हुए। वो अपना सामान पैक करने लगते हैं। हे, वहां टेम्पल के पास देखो। बिजली का एक झटका आसमान को चीरते हुए हवा में उड़ती एक फिगर से टकराता है। वो नज़ारा इतना खतरनाक है कि पूरा टांग शहर उसे नोटिस करता है। क्या वंजिंग माउंटेन पर कोई ट्रिब्यूलेशन पार कर रहा है? क्या सच में कोई ट्रिब्यूलेशन पार कर रहा है? मैंने कहा था ना। उस दिन कोई ऊपर उड़ रहा था। 9वीं बिजली गिरती है, बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं, दुनिया शांत हो जाती है। मैं उनके साथ गायब हो जाता हूँ। उसी रात पूरे टांग से लोग वंजिंग माउंटेन पर उमड़ पड़ते हैं। भीड़ से टेम्पल लगभग दब ही जाता है। पुराने मास्टर बाहर आते हैं और बस देखते रह जाते हैं। मुझे मत बताना कि तुम सबको फिर से लग रहा है कि यहाँ कोई इमॉर्टल कल्टीवेशन कर रहा है। लगता है लियो के पास आखिरकार काम आ ही गया। टांग शहर के बहुत ऊपर मैं हवा में मंडरा रहा हूँ। मैं मिस्टिक रेल्म की एक बेसिक टेक्निक यूज करता हूँ, कंसीलमेंट टेक्निक, जो आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी से भी ज्यादा है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। मिस्टिक ब्लड ने मुझे सीधा ची रिफाइनमेंट के पार पहुंचाकर फाउंडेशन बिल्डिंग में डाल दिया है। मैं अब स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी बारीकी से डायरेक्ट कर सकता हूँ कि अपने शरीर के एक एक कैंसर सेल को ढूंढकर खत्म कर सकूं। मैं इस बीमारी से हमेशा के लिए आज़ाद हूँ। मैं नीचे शहर को देखता हूँ जहाँ लाइट्स और ट्रैफिक दूर दूर तक फैला है और मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं।